So, hello, good morning. This is Akash Shrivastava here from the first episode of YCT Talks. और ये जो आज का सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और आज का जो सेशन है हमारा वो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस्टर अर्जुन सिंह जी, जो कि अभी रिसेंटली यूबीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया जिन्होंने, और इनको असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर अपॉइंट किया गया है। तो अर्जुन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप एज एन असिस्टेंट इंजीनियर जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो कैसे हैं आप? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश भाई। ठीक है, सब वेल है, सब अच्छा है। तो अर्जुन जी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, और मेन चीज ये कि आपको मतलब एक होता है कि हर कोई किसी की स्ट्रीम अलग होती है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, बट आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से है दैट यू वांट टू बी एन इंजीनियर? पहले तो ये बताइए कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते थे? इंजीनियर का ऐसा बहुत बहुत बड़ा रीजन नहीं होता है। ज्यादातर लोग ऐसे कर लेते हैं कि भाई कुछ करना है तो चलो इंजीनियरिंग ही कर लें। बेसिकली मेरा जो इंजीनियरिंग का लेने का मेन पर्पस ये था कि मेरा थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं एक्चुअल में था या नहीं था, लेकिन फिजिक्स और मैथ थोड़ा सा मेरा ठीक था और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जैसे और सब्जेक्ट रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस और सब्जेक्ट रहते हैं ट्वेल्थ में, टेंथ में, तो उस समय से उनके कंपैरिजन में मेरा ये मतलब इस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मतलब इसके बाद टीचर जो लोग रहते हैं टेंथ लेवल पे, ट्वेल्थ लेवल पे, तो उनसे कंसल्ट करते जाते हैं कि सर इसके बाद क्या अच्छा रहेगा कि इन सब्जेक्ट को परस्यू कर पाएंगे। तो उस समय सजेस्ट किया कि इंजीनियरिंग अच्छा है, इसमें दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, फिजिक्स का और इसका मैथ का। तो ऐसे करके ये रहा कि इंजीनियरिंग ले ली। इंजीनियरिंग में फिर देखा कि कौन सा अच्छा रहेगा, तो इसमें देखा कि सिविल इंजीनियरिंग अच्छा है। इसमें ज़्यादा रियल लाइफ की प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, ज़्यादा तुम विजुलाइज कर पाओगे चीज़ों को, जो तुम्हारे आसपास चीज़ें हो रही हैं वो अदर ब्रांच के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलती है सिविल इंजीनियरिंग में। ज़्यादा ओके मतलब ओके। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं इसमें। तो ऐसे करके रहा अपना मतलब इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने का। ऑल राइट, तो हम्म। अर्जुन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आप हमको बताइए। तो बेसिकली मेरा ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में पड़ता है। ओके। और उसके एक विजयगढ़ टाउन है, उससे बेसिकली बिलोंग करता हूँ मैं। ऑल राइट ऑल राइट। तो हम्म। अर्जुन जी, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? आपने टेंथ और ट्वेल्थ कहाँ से किया है? मेरा स्कूलिंग मेरा लोकल एरिया में ही हुई है। ओके। तो आपके टेंथ और बचपन ट्वेल्थ में? स्कूल, तो वहाँ से हाँ, तो मेरा मतलब एवरेज स्कोर हमेशा रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मेरी मतलब स्कूलिंग में तो कभी नहीं रही है मतलब। लेकिन मेरा मतलब मेन टारगेट हमेशा कंसेप्ट बिल्डिंग पर रहा है कि मैंने ज़्यादातर फोकस किया है कि चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएं। तो लेकिन जो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं वो स्कूल में ये स्कोर करने के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा जी वायबल नहीं बिल्कुल रहती, बिल्कुल क्योंकि ऐसा। वहाँ पे तुम्हें वो नहीं रहता है। हम्म। तो ऐसा रहा है, मेरा एवरेज स्कोर रहा है मेरा टेंथ में भी, ट्वेल्थ में भी, और इवन ग्रेजुएशन में भी मेरा जो है कोई आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब फर्स्ट रैंकर हूँ या सेकंड रैंकर हूँ, ऐसा नहीं है मेरा मेरे साथ में। एवरेज ही स्कोर रहा है मेरा, लेकिन मेरा ज़्यादातर फोकस कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा रहा है। इसीलिए देखोगे तो मेरा मतलब थ्रू आउट मुझे अपनी जर्नी में सिर्फ मुझे एक साल का गैप लेना पड़ा है, मतलब टेंथ के बाद, सॉरी ट्वेल्थ के बाद मेरा ग्रेजुएशन के बीच में सिर्फ 1 ईयर का गैप है। इवन हम्म। टुडे, आज आज तक मेरा मतलब एक ईयर से कभी भी फिर दोबारा गैप हुआ नहीं, मतलब एक ही गैप हुआ है मेरा। आज मेरा कंप्लीट हुआ है एकेडमिक्स पार्ट। हम्म। ओके अर्जुन, ये बताइए आप कि मतलब आपने तैयारी कब से शुरू लाइब्रेरी। की? आपने कब से तैयारी करना शुरू कर दी? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूबीपीएससी की आपने तैयारी कब से शुरू की? तो बेसिकली मेरा ये था कि मेरी मेन की गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो इसके लिए मेरा इंजीनियरिंग में ही मतलब स्टार्ट हो गया था कि कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब से ही करना
लिए सबसे पहले मेरा थर्ड ईयर में मुझे थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में पता चला कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज में आते हैं। कुछ सब्जेक्ट हम्म, इंजीनियरिंग में ऐसे भी होते हैं जो मतलब ठीक है कि जिनको कर लो, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है इंजीनियरिंग के बाद में। तो ऐसे सब्जेक्ट को पहले पिक करो, उसके बाद फिर मेरा थर्ड ईयर से ही बेसिकली आपने स्टार्ट हो तैयारी गया था। स्टार्ट कर दिया आपने, जैसे यू हाँ स्टार्टेड हाँ प्रिपेयरिंग हाँ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाँ ओके, ऑल राइट अर्जुन, ये बताइए हाँ कि ऐसा हाँ। होता है कि लोग यहाँ से इंटर के बाद बीटेक करने जाते हैं, और देन बीटेक में ऐसा होता है कि हम्म, अ, वहां पर अपना कॉलेज वो लोग खत्म करते हैं तो वहीं से ही कंपनी प्लेसमेंट होता है कि काफी सारी कंपनीज आती हैं और वो हम्म, जॉब ऑफर करती हैं। तो उसकी बजाय मतलब ऐसा तो है नहीं कि कंपनीज आई नहीं होंगी, और ऑफर भी मिला होगा आपको जब आपने मतलब अपना बीटेक हम्म। कंप्लीट किया होगा। तो आपने मतलब ऐसा क्यों सोचा कि मुझे इस कंपनी में ना जा करके मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, मुझे एक अच्छी पोस्ट लेनी है, ऐसा क्यों आपने सोचा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही रहता है, गए बीटेक किए, बीटेक करने बाद कंपनीज आई, प्लेसमेंट मिल गया, जॉब कर रहे वही 25-30,000। तो आपने मतलब ऐसा क्यों सोचा कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है? सबसे पहले आकाश भाई मैं ये बता दूं कि मेरा मतलब जब मैं फाइनल ईयर में था अपने कॉलेज में बीटेक में, हम्म। तो वहां पे मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी थी, जीएमसी प्रोजेक्ट करके एक कंपनी है ओके ओके जिसका ओके बॉम्बे बेस्ड हेडक्वार्टर है। तो ओके। वहां पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तब तक मेरा मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो मेरा ओके लेकिन गेट का प्रिपरेशन उस समय चल रहा था। मैंने बताया ना, थर्ड ईयर से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, तो फाइनल ईयर तक मेरा अच्छा प्रिपरेशन हो गया था, मतलब ठीक ठाक हो गया था। और हम्म, फाइनल ईयर आते आते गवर्नमेंट के जो और एग्जाम है उसमें फॉर्म भरने को नहीं मिलता है, लेकिन गेट और ईएससी दो एग्जाम है जिसमें तुम अपियरिंग में भी अच्छा कर सकते हो और कुछ परस्यू कर सकते हो। तो ओके। उसमें मेरा गेट में अच्छा स्कोर आ चुका है। मैं गेट फिर की उसके भी बाद गेट की भी एमटेक भी ज्वाइन प्रिपरेशन किया हूँ। गेट की भी प्रिपरेशन ये आपने हाँ बेसिक। शुरू कर दी थी वहीं से ही थर्ड ईयर में जब थे? हाँ हाँ। तो बेसिकली स्टार्टिंग प्रिपरेशन में मतलब एक सिंगल एग्जाम के लिए टारगेट नहीं होती है। हम्म। स्टार्टिंग में तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो वही मेरा मतलब मेन स्टार्टिंग में था कि सबसे पहले सिलेबस कर दो, और लास्ट में एग्जाम टाइम के कुछ 2-3 महीने पहले जा करके आप एग्जाम ओरिएंटेड होते हो। स्टार्टिंग के प्रिपरेशन से मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही जो सिलेबस का हम्म। पार्ट है, जो एग्जाम का पार्ट है, सिर्फ सिंगल एग्जाम को टारगेट करते हैं, ऐसा तो मतलब बहुत बाद में जाकर के होता है। ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके स्टार्टिंग में ओके। होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी होती है। तो मेरा भी मतलब यही अप्रोच था कि होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, बाद में जाकर के जब एग्जाम नजदीक आएगा तब जाकर के और फाइनल फाइनल होते जाएंगे। और ऐसा ही मैंने किया। फर्स्ट मैंने गेट का एग्जाम दिया तो गेट में मेरा अच्छा आ गया। फिर उसके बाद गेट भी हो गया तो उसके बाद ये यूपीपीएससी का आया। तो हम्म। यूपीपीएससी के मतलब जैसे ही फॉर्म निकले इसके हम्म। 2019 दिसंबर में इसका फॉर्म निकला था। तो अब हम्म। अपने को एक नेक्स्ट टारगेट मिल गया था कि ये अच्छा अच्छा एग्जाम है, अच्छा इसमें पोस्ट है, सब कुछ अच्छा है, तो इसको अब नेक्स्ट टारगेट करते हैं। तो उसके बाद इसका डेडिकेटेड वही प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रिपरेशन कुछ अलग से लानी पड़ी। बेस वही ओके था मेरा, मतलब जो गेट में मैंने प्रिपरेशन की थी वही बेस को परस्यू किया, लेकिन थोड़ा अब ओरिएंटेशन थोड़ा इसकी तरफ ज्यादा कर लिया। ओके। तो ऐसा रहा कि फिर थोड़ा ज्यादा डेडिकेटेड हो गए इसके लिए। ऑल राइट अर्जुन, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और आप चाहते थे इसको ग्रैब करना, तो आपने इसके लिए कहीं कोचिंग वगैरह भी, हाँ हाँ कोचिंग ये था इंस्टीट्यूट मेरा। वगैरह ज्वाइन किया आपने? वैसे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी मतलब ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने कोई कोचिंग नहीं यूज की है, लेकिन मैंने स्टडी मटेरियल बहुत यूज किया है। मतलब इवन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ एक सोर्स यूज किया है, एक स्टडी मटेरियल किसी कोचिंग का यूज किया है, ऐसा नहीं है मेरे साथ में। मेरे मतलब मल्टीपल सोर्स यूज किए हैं। मैं अगर नेमिंग भी दूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे मैंने मेडी जी का स्टडी मटेरियल यूज किया, आईएएस मास्टर का यूज किया है, यूथ कंपटीशन की बुक यूज किए हैं, और अलग अलग अच्छे अच्छे राइटर की बुक यूज की है। मैंने स्टडी मटेरियल मैंने बहुत पढ़ा है, ओके लेकिन मैंने क्लासेस नहीं ली है। मेरा क्लासेस मतलब जो मेरा ग्रेजुएशन में हुआ है वही हुआ है। उन्हीं साथ में टीचर के साथ में मैं टच में था, उन्हीं के साथ ज्यादातर मैं कंसल्ट कर लेता था, मेरी जो प्रॉब्लम्स होती थी। और बाकी मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा था, कुछ लोग उनमें कोचिंग वो जो लोग ज्वाइन कर लिए थे, तो मेरा उनसे
डिस्कशन हो जाता था, मतलब मेरा डायरेक्ट कोचिंग में नहीं था, लेकिन एक तरीके से अगर मुझे डाउट ऐसा आ रहा है जिससे मतलब कोचिंग की जरूरत है, तो मेरा कोई फ्रेंड है तो उससे मैंने डिस्कस कर लिया कि ये चीजें डाउट डिस्कस है कर मुझे, ली। ये कैसे। हाँ, ओके। तो इस तरीके से मेरा मतलब प्योर नहीं लेकिन इनडायरेक्ट में टच में था इनडायरेक्टली आपने स्टडी कोचिंग मटेरियल के, जो है यूज किया, तो मेड इजी और टोटली डिनाई भी आईएएस नहीं कर सकता। मास्टर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेड इजी की बुक, मेड इजी का स्टडी आईएएस। मटेरियल, आईएएस मास्टर की, हम्म। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आपने यूज की, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं समवेयर आप कनेक्टेड थे हाँ, उस चीजों को, भले आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन की। ओके अर्जुन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वर योर स्ट्रेटेजी? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे आजकल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हर किसी का अलग अलग मानना होता है। कोई 4 घंटा पढ़ाई करता है, कोई 5 घंटा पढ़ाई करता है, लेकिन एक ऐसा एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि 10-10, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए अगर आप किसी भी इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है उसको लेकर के? आपका क्या मानना है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आकाश भाई, जैसे मैं अपने केस के बारे में बात करूं तो मेरा केस मैंने बताया कि मेरा जितना भी प्रिपरेशन रहा है कंपटीशन एग्जाम का, वो मतलब अलोंग विद एकेडमिक्स रहा है मेरा। तो मुझे जो ज़्यादा टाइम जो मिलता था वो संडे सैटरडे का मेरा ऐसा रहता था कि अभी तो मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं प्रिपरेशन की बताऊँ तो प्रिपरेशन में मेरा संडे सैटरडे बिल्कुल फ्री है, जिसमें कोई एकेडमिक का काम नहीं है। 2 दिन वीक के तो ऐसे ही रहते थे मेरे। बाकी जो दिन रहते थे उसमें मतलब 2-2 3-3 घंटे का काम रहता था कि कुछ एकेडमिक्स का काम करना है या फिर कुछ और करना है, लेकिन हमेशा काम रहता ही है। जब भी तुम एकेडमिक्स का देखोगे तो उसके साथ में प्रिपरेशन करने के लिए वो तुम्हें टाइम बाइफरकेट करना होगा कि अपना प्रिपरेशन के लिए ये टाइम निकाल के रखो और अपना एकेडमिक्स के लिए ये टाइम निकाल के रखो। तो मैं अगर टाइम आवर वाइज बात करूं कि कितना टाइम इसको दिया, तो नॉर्मली मान सकते हो कि 5 to 6 आवर में मैक्सिमम निकाल पाता था। किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि एकेडमिक्स में ज़्यादा टाइम हुआ तो कम टाइम दे पाए, तो मैक्सिमम 5 to 6 आवर अपना प्रिपरेशन को दे दिए मंडे टू फ्राइडे। और उसके बाद ये जो संडे सैटरडे है जिसमें मुझे एकेडमिक्स का कोई काम नहीं है, तो ये मेरे पास 2 दिन फ्री हैं, तो मैं ये डेडिकेटली अपनी प्रिपरेशन के लिए रखता था। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा बोलूँ मैं तो 10 आवर बहुत हो गए, नहीं 10 आवर भी नहीं हो पाती है प्रिपरेशन 1 डे में। तो आप 8 to 9 आवर खींच के मान लीजिए, इतना हो पाता है, क्योंकि थोड़ा अदर काम भी हो जाते हैं संडे सैटरडे में। तो मेरा मतलब ये होता था कि कभी कभी 7 to 8 आवर हो गए, कभी 8 to 9 आवर हो गए। मतलब मैं फिक्स ऐसा करके नहीं प्रिपरेशन कभी किया कि मतलब आज तो 10 ही घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जितना मतलब हो पाया उतना किया, बाकी नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया कि भाई ये अब नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो मेरा मतलब हमेशा लेकिन ये रहता था कि मैक्स टू मैक्सिमम टाइम स्टडी को, अपने प्रिपरेशन को देना है, जिससे और लोगों से एज मिल पाए, अपना सिलेक्शन हो पाए। ये इंश्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम डेडिकेटेड करता था मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन बिल्कुल। कभी और फिक्स टाइम ऐसा मैं कभी नहीं दिया। ऐसा मानना भी है कि आप अगर 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और आपके अंदर अगर डेडिकेशन नहीं है, आप अगर कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो 8 घंटा भी कोई मतलब का नहीं रह जाता है। तो आप भले 4 ही घंटा पढ़ रहे हो हाँ हाँ लेकिन भाई। फुल ऑफ डेडिकेशन पढ़ रहे हो, आपका ध्यान कहीं और नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दे रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए। ऑलराइट अर्जुन, ये बताइए कि हम्म जो मॉक टेस्ट होते हैं हमारे, हम्म। उसमें मॉक टेस्ट का आपके एग्जाम में मतलब क्या रोल था मॉक टेस्ट का? आकाश भाई, वैसे सब लोग बोलते ही हैं इसकी इम्पोर्टेंस को कि मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपना मतलब उसके बहुत एडवांटेज हैं, मतलब बहुत सारे मतलब अगर एडवांटेज की बात करूं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है और वो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देख लिया तो उससे पता चल गया कि भाई ये कंसेप्ट भी ऐसे सॉल्व होता है। तो मैंने बहुत सारे कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू समझे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बुक से पढ़े या वो पढ़े। वो मुझे बाद में पता चला कि ये यहाँ पे दे रखा है कंसेप्ट, लेकिन मैंने सबसे पहले बहुत सारे कंसेप्ट को मॉक टेस्ट के समझा है। और बहुत सारे मतलब क्वेश्चन की स्पीड को मैंने समझा है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम एकेडमिक्स में कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब
कन्वेंशनल अप्रोच बन जाती है कि इस तरीके से सॉल्व, लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी ये सिर्फ उसी से पता चल पाती है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने से पता चल पाती है कि हर क्वेश्चन जो है वो अपना दो अप्रोच रखता है, एक शॉर्ट मेथड भी होता है उसका, एक शॉर्टकट भी रहता है। तो और क्वेश्चन पिक करना भी आना चाहिए। कभी कभी बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, तो किस किस क्वेश्चन को पिक करना है एग्जाम में, किस किस क्वेश्चन को पिक नहीं करना है। जैसे अगर मुझे याद है कि यूपीपीएससी में ही स्ट्रक्चर एनालिसिस के दो तीन क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे आ गए थे, और इसके सॉइल मैकेनिक्स के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ गए थे। तो वो नहीं करने चाहिए थे ऐसे शुरुआत में, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। अगर उनको सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लोगे तो बड़ा दिक्कत करते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मुझे एक क्वेश्चन याद है, जिसमें 2 पॉइंट लोड से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का बीएमडी बनता है। तो वो क्वेश्चन अगर तुम पहले अटेम्प्ट में अगर उसको कर लोगे तो मतलब वहां से मतलब बाकी का जो पेपर है उसको वो अफेक्ट करने लगेगा। तो जरूरी है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन होना, और ये एक साथ नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में बैठ गए तो आएगा, तो ये हमेशा इसी से ही आता है। मॉक जो टेस्ट आप से। मॉक टेस्ट दोगे उससे क्वेश्चन सिलेक्शन का आइडिया लगता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और ये सारे एडवांटेज ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज आपको कोई नहीं मिलेगा। जितना आप देखोगे तो उतना ट्राई करना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए। वो अगर बोला ऐसा भी जाता है ना, नहीं है कि मतलब अब प्रैक्टिस कि मेक्स मैन मेन मेन परफेक्ट। हाँ, तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है ये। तो अर्जुन जी ये बताइए कि जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 इसमें होता है, अभी जो सिलेबस, नए सिलेबस जो आया है, तो उसमें वन डे एग्जाम हम्म। ही है ये, जिसमें पेपर 1 में आपके जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो पेपर 1 में आते हैं, और एक पेपर होता है जिसमें जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो अर्जुन जी ये हाँ बताइए हाँ। कि आपकी जैसे जो जितने भी इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं, तो वो ज्यादातर यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं और भाई भी हैं, जो कि इंजीनियर की तैयारी की है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए जाते हैं तो उनको ये जो सेक्शन होता है जीएस वाला, ये बहुत ही परेशान करता है। क्योंकि शुरू से उन लोग की स्ट्रीम जो होती है वो अलग होती है, लेकिन सडनली उन लोगों के पास जब ये जीएस का बर्डन आता है तो वो लोग समझ नहीं पाते किस तरीके से तैयारी करें। तो आप ये बताइए कि आपने जीएस की तैयारी कैसे की, पेपर 2 जीएस जिसमें आया था, तो उसमें जीएस की आपने तैयारी कैसे की, और आपके जीएस में क्या स्कोर थे, पेपर 2 में क्या स्कोर थे, ये बताइए। आकाश भाई, इसमें ऐसा रहता है कि जीएस भी अपने आप में इंजीनियर के लिए एक चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है। दूसरा एक मैं ये भी ऐड कर दूं कि एक हिंदी भी रहता है इसमें, और वो भी हम्म। अपना एक चैलेंजिंग रहता है। एक पेपर में, फर्स्ट पेपर में हिंदी रहता है, एक पेपर में अपना जीएस रहता है। तो जीएस की बात करूं तो जीएस मेरे लिए कभी भी मतलब इंटरेस्टिंग नहीं रहा है अब तक के मतलब मेरी एजुकेशन में, क्योंकि जीएस का जितना भी बेस बनता है वो 10th 12th तक बन जाता है। उसके बाद जीएस का टच नहीं रहता है। और हम लोग बिल्कुल इंजीनियर बिल्कुल। के लिए तो वैसे ही टच, अभी वो 10th से पहले तक नहीं समझ में आती थी, तो उसके बाद तो वैसे ही समझ नहीं आती है। तो वो चैलेंजिंग पार्ट रहता है। तो लेकिन कवर तो करना होता है उसे। अगर वो कवर नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा लैगिंग पार्ट बन जाएगा। वो मतलब बर्डन शो करने लगेगा और स्कोर को भी अफेक्ट करेगा। तो एटलीस्ट एवरेज मार्क्स तो स्कोर करने की नीड है उसमें। ऐसा नहीं है कि टोटली इग्नोर कर दो। तो मेरा मतलब ये रहता था कि उसमें कहीं भी मतलब अलग अलग एग्जाम हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इसके पर्टिकुलरली यूपीपीएससी के अगर एग्जाम की बात करो तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन बहुत नहीं है। लेकिन स्टेट अदर एग्जाम को भी कराता है, जैसे पीसीएस का एग्जाम हो गया, या फिर मतलब अगर अगर जनरल अगर क्वेश्चन बात करो तो थोड़ा एसएससी का भी जीएस है, वो अच्छा आता है। मतलब तुम देखोगे तो क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा मिल जाएगा। तो दूसरे एग्जाम हैं उनसे भी आइडिया थोड़ा बहुत लेना रहता है, और उनसे आइडिया लग जाता है। तो उसकी प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, और इसके खुद के यूपीपीएससी के ही एग्जाम कराती रहती है, यूपीपीएससी कई तरह के एग्जाम है, तो उनके क्वेश्चन कर लो तो एवरेज स्कोर होने लायक प्रिपरेशन हो जाती है। तो मेरा भी मतलब यही स्ट्रेटजी था कि यूपीपीएससी जितने भी एग्जाम कराती है उनके प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करना, और उनके प्रीवियस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर जाओ तो उससे एवरेज अपनी प्रिपरेशन हो जाती है। तो उसमें एवरेज मार्क्स आ गए थे मेरे, मतलब अराउंड 25 टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने कुछ 15 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा पूरा काट पीट के मतलब 10 11 क्वेश्चन हो गए थे मतलब सही स्कोर थे। मेरा। ओके। हम्म। तो तो आपने ये जीएस के मेरा। लिए
जी, जैसे आपने बताया कि अभी आईएएस मास्टर और मेड इजी यूथ कंपटीशन की बुक आपने यूज की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, आप अपने सब्जेक्ट के लिए, लेकिन हाँ ये हाँ जीएस की हाँ। तैयारी आपने कौन से बुक से की थी, कौन सी मैं प्रैक्टिस? हाँ, ये मेरा ज्यादातर जीएस का मैंने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़ी है। मैंने इसके लिए ऑनलाइन सोर्स ज्यादा यूज किए हैं। मैंने प्रीवियस ओके। पेपर डाउनलोड कर लिए थे जो यूपीपीएससी कराती है, जैसे पीसीएस का हो गया, और जो यूपीपीएससी का लोअर पीसीएस हो गया, और एक दो एग्जाम और कराती है यूपीपीएससी। उनके प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए, जो 2000 कभी 18 में हुआ है, 19 में हुआ है, तो उनके प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए, उससे थोड़ा सा मतलब आइडिया हो गया था, और उन टॉपिक को ही उठा करके अपना नेट पे ही उन टॉपिक को कवर कर लिया था मैंने, कि ये टॉपिक है, इनको थोड़ा देख लें, तो वो डिटेल उससे ही पढ़ ली थी। पर्टिकुलरली कोई बुक मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि जीएस वैसे ही समझ नहीं आती है, और उसके लिए काफी इट्सा बुक। मतलब ऐसा लगता है स्टूडेंट्स के लिए, जस्ट इट्स लाइक हाँ herculean task for the students to preparing the GS section हाँ for any हाँ। तो examination, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी, यूपीएससी का तो बहुत ही ज्यादा वो है। तो जीएस एक बहुत ही herculean टास्क रहता है कि ये सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इंसान तैयार कर लेता है, कोई भी बच्चा है कैंडिडेट से तैयार कर लेगा। जीएस बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो हाँ, तो मैंने इसके ये लिए ऑनलाइन सोर्स ज्यादा प्रेफर किए थे। ऑनलाइन सोर्स दो चार टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनसे जुड़ गया मैं, और उससे पे क्वेश्चन आते रहे, टॉपिक डिस्कस होते रहे, तो उनसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि एवरेज मार्क्स आ जाएं। तो उसमें इतना हो गया था, और मुझे बहुत ज्यादा स्कोर करना नहीं था, क्योंकि उसके लिए ज्यादा स्कोर करने के लिए तुम्हें फिर डिटेल नॉलेज होना जरूरी है, और वो एक महीने में या 2 महीने में डेवलप नहीं होती है कि बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छी नॉलेज। तो उसके लिए मैंने एवरेज प्रिपरेशन को रखने के लिए ट्राई किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। अर्जुन जी ये बताइए कि जैसे कि लोग तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक छोटा सा जो रोल रहता है वो सोशल मीडिया का भी रहता है। सोशल मीडिया से भी लोग हाँ, काफी सारी तैयारी कर लेते हैं। तो आपका क्या मानना है, आपका भी कुछ ऐसा था, सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे आप? मैं बोलूँ तो हाँ, मैं बोलूँ मेरा तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया था। चांस की बात थी कि मतलब लॉकडाउन लग गया था प्रिपरेशन के टाइम में, तो मेरा जो भी स्टडी मटेरियल था वो बहुत सारा जो है मेरा कॉलेज में छूट गया था। मैं एमटेक कर रहा था, तो उस समय मेरा कॉलेज में छूट गया। तो अब मतलब वहां पर उस समय नहीं बोला गया था कि आपको इतने लंबे समय के लिए घर पे जाना है, तो लेकिन चांस की बात थी, दोबारा जा नहीं सकते थे। तो फिर मुझे बहुत सारा स्टडी मटेरियल सोशल मीडिया से ही कलेक्ट करना पड़ा। मैंने नोट्स भी बहुत सारे अपने ऑनलाइन बनाए, फिर जो है बहुत सारी बुक्स डाउनलोड की, बहुत सारे नोट्स, ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं, हैंड रिटन नोट्स दूसरे लोगों के अवेलेबल हैं, वो मैंने डाउनलोड किए, फिर उनको भी मैंने काफी पढ़ा है। तो मेरा बिल्कुल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रोल रहा है। मैंने बहुत सारे लेक्चर वगैरह भी यूट्यूब से देखे हैं, और जो है वेबसाइट्स पे मैं गया हूँ, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर के मैंने स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया, और उनको सही से पढ़ा भी है मैंने। ओके तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साइन रहा है सोशल मीडिया का। ओके। अर्जुन, तो आप अभी इस समय कौन सी पोस्ट पर हैं, आपको कितनी रैंक मिली थी, किस पोस्ट पर हैं? एक बार फिर से हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी आपको सुन रहे हैं उनको आप फिर से बताइए। तो मेरे यहाँ पे यूपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे हुआ है। एसडीओ पोस्ट भी बोलते हैं जिसको, अगर फील्ड में जॉब मिल जाए। अभी जॉब का डिवीजन एलोकेट नहीं हुआ है। अभी ओके मेडिकल, अगर अगर मैं अभी जिस समय इंटरव्यू दे रहा हूँ उस समय अगर बात करूँ, तो यूपीएससी के अभी मेडिकल चल रहे हैं। तो वो मेडिकल चलने हो जाएंगे, उसके बाद डिवीजन अलॉट होंगे। तो जो ओके भी डिवीजन मिलेगा उसमें जाकर के प्रॉपर पता चल पाएगा कि क्या फील्ड जॉब है एक्चुअल में, कैसे है। अब तक डिपार्टमेंट एलोकेट हो चुके हैं, जैसे मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रैंक एलोकेट हो चुकी है सबको कि किसकी क्या रैंक है। तो ये ओके। यहाँ तक कंप्लीट है, अब बस तो डिवीजन मिलना अभी इरिगेशन बाकी है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपकी कौन सी रैंक है अर्जुन जी? मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में 53 रैंक है। 53। बहुत बढ़िया, बहुत हम्म। अच्छी बात है। और हम्म। लास्ट में हम अपने सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। और लास्ट में बस मैं यही आपसे कहूंगा कि आप हमारे जो एस्पिरेंट्स जो भी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ एक शॉर्ट में सक्सेस स्टोरी बताएं कि उनको क्या करना चाहिए, कि जिससे कि वो लोग भी आगे चल करके आप ही जैसी कोई पोस्ट या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के कोई भी पोस्ट क्वालिफाई कर सकें, किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें। क्या आपका सक्सेस, क्या मूल मंत्र आक, क्या है आ, लोगों के लिए? आकाश आकाश भाई, मैंने जो अपनी
अलोंग जर्नी जो सीखा है प्रिपरेशन से, वो मैंने यही सीखा है कि अब जो भी कर सकते हैं अपने पास, जैसा भी है, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अच्छे हैं, वो इतने मायने इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें तुम बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे अच्छी चीज है जितना भी टाइम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी को दीजिए, और जैसा भी सोर्स है उसको थोड़ा हार्ड ली एनालाइज कीजिए कि यूजफुल है कि नहीं है। अच्छा अगर सोर्स है तो अच्छा यूज कीजिए, अगर बेस्ट सोर्स नहीं है तो गुड सोर्स भी है तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो भी सक्सेस होते हैं वो हमेशा बेस्ट सोर्स ही पढ़ते हैं, कभी कभी एक गुड या एवरेज सोर्स भी अगर उनके पास रहता है तो उसको वो उतने अच्छे से कर लेते हैं कि वही उनके लिए बेस्ट बन जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल। मतलब मेरा भी यही यही रहा है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा स्टडी के लिए टाइम दे सकते हैं। मैं कभी भी टाइम लिमिट नहीं करता है प्रिपरेशन को, कि प्रिपरेशन मतलब 6 आवर डे होनी चाहिए, या फिर 6 मंथ की होनी चाहिए, या 1 ईयर की होनी चाहिए। मेरा ये इसमें बिलीव नहीं है। मेरा बिलीव है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, और मतलब जितना टाइम निकाल सकते हो उतना निकाल। हो सकता है किसी दिन आप 1 घंटे पढ़ें तो काफी है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी दिन ऐसा भी हो जाएगा कि आप 10 आवर्स भी पढ़ लेंगे सिंगल डे में। तो वो डेली पढ़ना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल पाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर कि परेशान रहे कि हमारा प्रिपरेशन चल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। वो हाँ, काफी छोड़िए सारे चिंता, आजकल की करना ये अपना प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि करना चाहिए। बिल्कुल आजकल की ये क्योंकि प्रॉब्लम हो गई है, हाँ। काफी सारे बच्चे जब आपने अभी एक चीज तो आपने बताई है नहीं, आप हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बताइए, आपने कौन से अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया आपने यूपीपीएससी का एग्जाम दिए? मैं ये मैं बताऊं तो मेरा ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, यूपीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। और मेरा जो गेट में भी हुआ है, मैं बता दूं ये एम्फेसाइज करते हुए कि मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट वहां भी था। मुझे आईआईटी गुवाहाटी मिली थी, वो फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट में मिली थी। और मैंने मैंने बोला कि सोर्स बहुत यूज किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी से मतलब बहुत ज्यादा अच्छे सोर्स की मतलब वो रही हो कि नहीं, हमेशा बेस्ट सोर्स के ही चक्कर में घूमते रहे इधर उधर। नहीं, जो मिला है पहले उसको कवर किया है। ओके। तो मेरा नहीं, ये रहा है अब स्टूडेंट्स तक का। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक बार दो बार तीन बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इससे आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इस चीज से कैसे ओवरकम हो, कि अगर सिलेक्शन एक बार में दो बार में नहीं हो रहा हो तो हार मानने की जरूरत नहीं है, और इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलूं कि सबसे पहले अगर ऐसा है कि सिलेक्शन एक बार या 2 बार अगर अटेम्प्ट दे दिए हैं, अगर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब अपने स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया को रीएनालाइज करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा मतलब आजकल नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते आज के टाइम में, कि 3-4 साल अपनी प्रिपरेशन को दे दिए फिर भी किए जा रहे हैं। क्योंकि इतना हम्म। लाइफ यूजलेस नहीं हो सकती है किसी की। सबका अपना अपना लाइफ है और सबका इम्पोर्टेंट टाइम रहता है। और अराउंड 20 ईयर के आसपास तो सबका लाइफ मतलब सबसे अटमोस्ट लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम यही है, जो 20 और 25 के आसपास है। तो वो उसके लिए हमेशा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा लेट डिसीजन लो, लेकिन डिसीजन को जितना हो सकता है एनालाइज कर लेना चाहिए। तो अगर ऐसा लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि थोड़ा रीथिंक करने की जरूरत है अपने स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया को। अगर ऐसा है कि आप वीक एरिया में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसको देखना चाहिए कि क्या क्या चाहिए और क्या नहीं है। लाइफ सब जगह अपना मतलब चल जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई वीक स्टूडेंट है उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उसका भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसे देखना पड़ेगा कि वीक स्टूडेंट भी अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया ढूंढे और स्ट्रॉन्ग एरिया में ज्यादा काम करे। स्ट्रॉन्ग एरिया में ज्यादा काम करेगा तो सक्सेस उसको उसके हिसाब से मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि सबको एक ही सक्सेस मिल जाए या एक ही पोस्ट मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सबको बिल्कुल। मतलब अपने हिसाब से सोचना चाहिए, अपना मतलब पर्सनल व्यू हमेशा आगे रखना चाहिए। हम्म। दूसरे की मतलब थॉट पे अपना एकदम डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है सबसे। ओके अर्जुन जी, आज बहुत अच्छा लगा दैट यू गेव योर प्रीसियस टाइम टू आवर टीम यूथ कंपटीशन टाइम्स, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आकाश भाई, इनवाइट करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। ऐसा अगर कुछ लोग इससे अगर मोटिवेट होते हैं या फिर मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट निकाल पाते हैं तो अच्छा रहेगा अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए जो लोग ये सुन रहे हैं देख रहे हैं। तो बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। बस यही यही है। ओके हम्म, ओके अर्जुन जी, थैंक हाँ यू। हाँ।